एंटीबॉडीज के बारे में देखा था, IgA, IgD, IgM, IgE और IgG के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 4 या 5 बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके इम्यूनोलॉजी में आपके चैप्टर्स डिवाइड है। कल जो हमने चैप्टर कवर किया था वो आपका एंटीबॉडीज का था। आज जो चैप्टर है वो आपका इम्यून सेल्स का है, या आप बोल सकते हैं कि WBC का है। इम्यून सेल्स बोल लीजिए, आप WBC बोल लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, WBC का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं WBC का दूसरा नाम कोई? इसको आप ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हो, या फिर लिम्फोसाइट के नाम से जानते हो? किस नाम से जानते हो? व्हाइट ब्लड सेल्स को आप लोग लिम्फोसाइट कहते हो या ल्यूकोसाइट कहते हो? दोनों में से कौन सा ठीक है? लिम्फोसाइट। एक्चुअली दोनों ही ठीक है। ठीक है, आपको एक्चुअल में WBC का जब आप आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन WBC जो है उसको आप ल्यूकोसाइट बोलते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा ठीक है कि आप उसको ल्यूकोसाइट बोलो। ठीक है, ल्यूको का मतलब ही आपका कुछ वाइट होता है। ठीक है, तो WBC आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपका इम्यूनोलॉजी में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने RBC के बारे में क्यों नहीं बता रहा? जो RBC आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रहे हम लोग? कोई रीजन है ऐसा कि हम सिर्फ WBC के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि कल जो है मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हम इम्यून सेल उसी को बोलेंगे जिसके पास रिकॉग्नाइज करने की या फिर रिस्पॉन्स देने की आपकी दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी है। या वो रिकॉग्नाइज कर रहा है या वो रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब जो एंटीजन आया है उसको किल कर रहा है। तो दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो RBC के पास वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम RBC को इम्यून सेल्स में काउंट नहीं कर सकते। RBC का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि RBC के अंदर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका पिछली क्लास के कुछ आपकी ट्रिक हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन का या फिर आप एंटीबॉडी बोल लीजिए किसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था IgG का है, फिर उसके बाद IgA का है, फिर IgM का है, IgD और IgE। IgA हमारी बॉडी में बनती सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका डेली का जो आपका प्रोडक्शन देखोगे वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। ठीक है, तो ये 2 या 3 दिन तक हमारी बॉडी में सरवाइव कर पाती है, जबकि IgG की हाफ लाइफ आपकी कुछ दिनों तक होती है, विद इन डेज होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप वर्ड याद रखेंगे गेम डी। ठीक है, जो आप इम्यूनोग्लोबुलिन का था, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ चेंज करना है, आपको जो ई है इसकी जगह डी करना है। एक दो इन्फॉर्मेशन आपको मैं IgE के बारे में और बता देता हूँ। इसका लेवल जो हमारी बॉडी में है वो पिकोग्राम में होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, मीन्स 10⁻⁻12 में होता है। 1 या 2 पिकोग्राम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन जिनको अस्थमा है या जो एलर्जिक है उनकी बॉडी में ये जो लेवल है ये बहुत बढ़ जाता है। यूजुअली 1 से 2 पिकोग्राम होता है, लेकिन कई पेशेंट में ये आपका 50 पिकोग्राम, और जो सीवियर क्रॉनिक पेशेंट है उसमें ये 500 पिकोग्राम तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका लेवल सबसे कम होता है, पिकोग्राम में होता है। वहीं मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था IgM क्या है, आपका पेंटामर है। ठीक है, IgA में आपका जे चैन था, सिक्रेटरी कंपोनेंट था। IgE क्या था, ये आपका डाइमर था, ये आपका मोनोमर था। ठीक है, इसमें आपका हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं था। जबकि IgD और IgG इनका वेट करीब करीब 150 किलो डाल्टन के करीब होता है। सबसे स्मॉलेस्ट आपकी IgG है। इसलिए ये आपका जो प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा जो फीटस और जो मदर है जिसके बीच में बनता है, उसको क्रॉस कर पा रहा था। ठीक है, हाफ लाइफ आप याद रखना चाहते हैं, ठीक है, नहीं रखना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेयरली क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये याद रखना है तो नॉर्मली आप इसी से ही याद रख लीजिए। यहाँ पर इसको इस तरफ लेके जाना है, डी को इधर लेके आना है, ई को इधर लेके आना है। ठीक है, तो आपको हाफ लाइफ आप याद रखना चाहते हैं रखें, वरना ज़्यादातर आपसे
जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट को लेके आते हैं। तो आपको कंसंट्रेशन सबसे जरूरी याद रखनी है। कंसंट्रेशन में या तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में कौन प्रेजेंट है और सबसे कम कंसंट्रेशन में कौन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट में आपसे पूछा जाता है सबसे हैवीएस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है और सबसे आपका लाइटेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये आपका ऑर्डर है, ट्रिक है कुछ जो आप याद रख लेना, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। इसके बाद ये 2023 का क्वेश्चन है, ये आप लोग सोल्व करोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ। विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी ऑप्शनाइज एंटीजन फॉर फैगोसाइटोसिस थ्रू टू डिफरेंट पाथवे। तो इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि ऑप्शनाइजेशन जो है, जो कि आपका फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, वो ऐसी कौन सी आपकी एंटीबॉडी है जो कि आपका दो तरीके से फैगोसाइटोसिस फॉर्म कर सकती है, एक में जिसमें ऑप्शनाइजेशन हो रहा है, एक में ऑप्शनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आप बताइए किस एंटीबॉडी का रोल आपका फैगोसाइटोसिस में सबसे ज्यादा था जहां पे आपका ऑप्शनाइजेशन हो रहा था। ऑप्शन आपके पास है आईजीजी, एम, ए और ई। बताइए, आप लोग बताइए। हाँ जी, आईजीजी पक्का? ठीक है, यही है, आईजीजी ही है। यही आपका ऑप्शनाइजेशन कराता है। ये आपका अभी जो पेपर हुआ था 2023 वाला, ये शायद मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये, आईजीएम कराता तो है लेकिन वो फैगोसाइटोसिस को एक ही तरीके से करा रहा है ना, दो तरीके से तो नहीं करा रहा बिना उसके। तो यहाँ टू डिफरेंट पाथवे लिखा है। ठीक है, ऑप्शनाइजेशन करा रहा है लेकिन बिना ऑप्शनाइजेशन के वहां पर फैगोसाइटोसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टू डिफरेंट पाथवे लिखा है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आप देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है कि हीमोफिलिया ए इज कॉज्ड बाय ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। किस क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिविटी कम होने से हीमोफिलिया ए होता है। मतलब आपको ये बताना है कौन सा हीमोफिलिक फैक्टर जो है या कौन सा फैक्टर कम होता है जिसकी वजह से आपको हीमोफिलिया ए होता है। बताइए। फैक्टर 8। चलो ठीक है ये आपका। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछ लेता हीमोफिलिया बी, तो क्या आंसर होता? ठीक है, 9 होता। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस डिजीज। जो अगर आपको हीमोफिलिया बी है, अगर वो फैक्टर 9 की वजह से हो रहा है, आप उसका दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज है। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। हीमोफिलिया बी फैक्टर 9 से होता है, हीमोफिलिया ए फैक्टर 8 से होता है। ठीक है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 है। ये आपका इम्यून सेल्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्टिंग में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक नियोनेट्स में, यानी जो आपका बेबी बोर्न हुआ है उसका 28 डेज तक उसमें एंटीबॉडीज क्या है, कितनी बनी, कहाँ से आई, वो सब। ठीक है, और एक हम चैप्टर पढ़ेंगे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अगर हम नियोनेट की बात करें तो आप नियोनेट उसको बोलते हो जो बेबी आपका अभी 0 से 28 डेज का है। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था जब भी आपका नियोनेट की बात होगी या जहां पर वर्ड फर्स्ट आएगा तो वहां पर आंसर आपका आईजीएम होगा। तो जो नियोनेट होता है, जो कि आपका बेबी है, उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीएम बनती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नियोनेट है वो मदर मिल्क कंज्यूम करेगा। ठीक है, मदर मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हो। ठीक है, ये कई बार आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मदर मिल्क को आप किस नाम से बोलते हो। ठीक है, कोलेस्ट्रम बोलते हो। जब मदर मिल्क कंज्यूम करता है तो आपको पता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है? आईजीजी। और सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी आपकी? आईजीए। इसलिए बोला जाता है कि जो आपका मदर मिल्क है वो बेबी के लिए नेसेसरी है, क्योंकि आईजीए क्या करेगा, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और आईजीजी मेनली आपको जीआईटी में इसके रिसेप्टर्स होते हैं। जब बेबी जो है ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क कंज्यूम करता है तो उसमें जो आईजीजी जाती है उसके रिसेप्टर जीआईटी में होते हैं। इसलिए बच्चा जब छोटा होता है उसको बाहर का कुछ खाने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बाहर से वो कुछ खा लेगा और उसमें मान लो कोई एंटीजन आ गया तो अब उसके पास कोई एंटीबॉडी तो है नहीं,
सिर्फ आईजीएम है, और आईजीएम आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस कराती है, तो उसके लिए ऑप्शन चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई और ज़्यादा काम नहीं करती है आईजीएम, और इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसलिए आप मदर मिल्क कंज्यूम करने के लिए बोलते हो, ताकि जीआईटी में कुछ भी जाए तो उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट हो। और आईजी है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कोई एंटीजन आ रहा है या वायरस आ रहा है, उसको हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी पीरियड जब चल रहा होता है, तो नॉर्मली आप 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी पीरियड को डिवाइड करते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब एक ट्राइमेस्टर जो है वो 3 मंथ का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। जो आप देखते हो फीमेल्स को जनरली काफ़ी सारी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, बुलाया जाता है हॉस्पिटल में और वैक्सीन्स लगाई जाती है। तो जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, यानी जब 6 to 9th मंथ जब चल रहा है, इसमें टॉक्सोइड दिए जाते हैं। टॉक्सोइड आपके जो है एक तरीके से टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बनते हैं, इनको हम बनाते हैं और डायरेक्ट दे देते हैं। तो इसमें आप देखिए 3 टॉक्सोइड हैं हमारे पास जो मेनली हम देते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। हिंदी में इसको रोहिणी, इसको पर्ट्यूसिस को काली खांसी और इसको घनुस्तंभ बोलते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, कोई पूछ ले आपसे तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये 3 हमारे पास टॉक्सोइड है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि ये फीमेल को ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो भेजते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम में। तो आपको टॉक्सोइड अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बता देना है कि 3 टॉक्सोइड है डीपीटी। ये एक ही इंजेक्शन देते हैं, तीनों को मिक्स करके ही देते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीजन पता था। एंटीजन आप उसको बोल रहे थे जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करता है मोस्टली। ऐसा हर बार नहीं होता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन आए और डिजीज कोज हो जाए। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में, जो मोस्टली केसेस हैं वहां पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है वो आपका डिजीज कोज करता है। अगर मान ले हम एंटीजन की जगह अपनी एंटीबॉडी को लें, जैसे मैं अपनी एंटीबॉडी को लेता हूं और मैं अपनी एंटीबॉडी को किसी और के अंदर डाल दूं, है तो वो एंटीबॉडी, तो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा? आप लोग बताओ एक बार, कि मैंने अपनी एंटीबॉडी ली और किसी और के अंदर डाल दी, तो उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बताओ। आएगा? क्यों? वेरिएबल रीजन है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि कांस्टेंट हैवी और कांस्टेंट लाइट रीजन सेम है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल रीजन अलग है। और ये रिस्पॉन्स जो आता है वो वेरिएबल रीजन की वजह से ही आता है, चाहे वो वेरिएबल रीजन आपका हैवी चेन का हो या आपका लाइट चेन का हो। ये जो आप, जिसको आप सी एच, ये आपका कांस्टेंट हैवी है, ये कांस्टेंट लाइट है, ये सारे सेम है। हमारा जो इफेक्ट आ रहा है वो वी एल और वी एच की वजह से आ रहा है। ये आपका वी एल है और ये आपका वी एच है। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, इसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स आता है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वो रीजन है हमारा जिसकी वजह, जिसको डिटरमाइन कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, रिकॉग्नाइज कर रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी के कौन से पार्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप लोगों ने बहुत सही बताया था कि वेरिएबल रीजन जो पार्ट है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको 3 टाइप की एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रिएक्शन है, और इस पे आई थिंक 2 या 3 बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी 3 टाइप की एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रिएक्शन होती है। कि अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट आपका डिटेक्ट होगा, रिकॉग्नाइज होगा, जिसके अगेंस्ट आपका एक्शन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3 हमारे एक डिवीजन किया हुआ है। सबसे पहले है आइसोटिपिक। आइसो का मतलब आपको पता है सेम होता है। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ जो रीजन इंक्लूड करना है वो आपको ये करना है, कांस्टेंट वाला सी एच और सी एल। आपको वेरिएबल रीजन कंसीडर नहीं करना है। जब आप आइसोटिपिक की बात कर रहे हैं तो आपको सी एच और सी एल रीजन कंपेयर करना है। ठीक है, अगर मान लो पहला केस हम लें कि ह्यूमन की एंटीबॉडी है और इसको हमने ह्यूमन में ही डाल दिया, आपको अब वेरिएबल रीजन की बात नहीं करनी है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर अब आपको सिर्फ
CH और Cl रीजन की बात करनी है, तो क्या कोई एंटीबॉडी बनेगी हमारी बॉडी में जो सेकंड पर्सन है? बताओ। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट लाइट और कांस्टेंट हैवी की बात कर रहे हैं और हम किसी दूसरे ह्यूमन में डाल रहे हैं तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि CH और Cl रीजन मैंने आपको बताया था कि ये सेम होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप बोलते हो अगर आप सेम स्पीसीज में इंजेक्ट कर रहे हो एक ह्यूमन की एंटीबॉडी को दूसरी ह्यूमन में, और आप सिर्फ बात कर रहे हो CH और Cl रीजन को, या आप ये कंसिडर कर लो कि आप सिर्फ CH और Cl रीजन ही आप दूसरे पर्सन में डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरे में भी सेम है और आप में भी सेम है। तो दूसरे का जो पार्ट आपकी बॉडी में आ रहा है वो एज एन एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो एंटी आइसोटिपिक। आपको क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि आपसे आइसोटिपिक पूछा है या आपसे एंटी आइसोटिपिक पूछा है, ये बात आप भूल मत जाना। ठीक है, आइसोटिपिक का मतलब है कि सिर्फ आप CH Cl रीजन कंसीडर कर रहे हो और आप ट्रांसफर करा के देख रहे हो। अगर एंटीबॉडी बनेगी तब आप उसको बोलोगे एंटी आइसोटिपिक, नहीं बनेगी तो आप सीधा लिख दोगे नो एंटी आइसोटिपिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेकंड केस है, इसमें भी हमने CH और जो है Cl रीजन लिया और इसको हमने रैट में डाल दिया। अब रैट क्या डिफरेंट स्पीसीज है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वहां पर चेंज आएगा और एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर हमें एंटी आइसोटिपिक एंटीबॉडीज चाहिए तो हमें स्पीसीज डिफरेंट रखनी पड़ेगी, हम सेम स्पीसीज में जनरेट नहीं करा सकते। और आपको ये भी याद रखना है कि आप आइसोटिपिक में सिर्फ बात करते हैं CH और Cl रीजन की, वेरिएबल रीजन की आप बिल्कुल बात नहीं करते। ठीक है, ये आपका आइसोटिपिक है, आइसो का मतलब सेम, टिपिक का मतलब आप एंटीबॉडी बोल देते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एलोटाइप। एलो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इस केस में क्या है, आपको CH और Cl रीजन ही कंसीडर करना है। आइसोटाइप वाली में भी आप यही कंसीडर कर रहे थे, आप CH और Cl रीजन वहां पर कंसीडर कर रहे थे, यहां पर भी कंसीडर कर रहे हो, लेकिन यहां पर जो है आपका एंटीबॉडीज जो दूसरा ह्यूमन बीइंग जो हमने यहां पर लिया था, जो यहाँ लिया था, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये A है और ये B है, ये सेम स्पीसीज के हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें डाल रहे थे एंटीबॉडीज तो यहाँ पर आइसोटिपिक वाले केस में आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही थी, लेकिन एलोटिपिक वाले केस में आपकी एंटीबॉडी बन रही है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ दोनों में ही Cl और CH रीजन कंसिडर कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए थी। तो एलोटिपिक में क्या होता है कि इसमें आपका कांस्टेंट रीजन में आपका डिफरेंस आ जाता है। आप लोग याद करो, मैंने आपको IG बताया था कि इसमें G1 G2 G3 और G4 है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था IgA में IgA1 और A2 है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था लाइट चेन में हम डिवाइड करते हैं तो लैम्डा और कापा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइट चेन में तो मान लेते हैं ए में IgG का G1 था। ठीक है, और इसमें क्या था, IgG का G2 रीजन था, तो दोनों अलग हो गए। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिकली डिसाइड होता है कि किसमें IgA का लेवल ज्यादा होगा, G1 का लेवल ज्यादा होगा, G2 का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे G1 ज्यादा था, अगर आपने उसमें डाल दिया, अब गया तो IgG ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज मिलेंगी, तब आप इसको एलोटिपिक बोलते हो, और ये आपको सेम स्पीसीज में मिल रही है, ये बात याद रखना। लेकिन हर एक मेंबर में ये चीज नहीं है कि हर एक में ये आपका पॉजिटिव केस आ जाएगा, रेयर केसेस में आता है, इसको आप एलोटाइप बोलते हो। ठीक है, जैसे ये केस है, ये ह्यूमन है, इसमें G1 है और इसमें G2 है, तो आपने जिनके सब टाइप्स हैं उनको डाला है। अगर यहाँ पर मैं IgM डाल दूं तो यहाँ पर कोई आपकी रिएक्शन शो नहीं होगी, कोई आपकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी अगर मैं IgM डाल दूं, क्योंकि IgM फर्दर डिवाइड नहीं है। तो जिनकी सब क्लासेस हैं जैसे G1 से G4 है, IgA की A1 A2 है, फिर आप Cl रीजन पे डिवाइड करते हो लैम्डा और कापा में, तो उन केसेस में आपका सिर्फ जो है ह्यूमन डिफरेंट आपकी होने की वजह से, डिफरेंट एंटीबॉडीज होने की वजह से आपको एंटी एलिलियोटाइप जो है एंटीबॉडीज देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो केस है ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 90% केसेस में हमारे पास एलोटिपिक वाली आइसोटिपिक वाली रिएक्शन आती है,
10% केसेस सिर्फ ऐसे हैं जहां हमें एलिलोटाइप वाली जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिल जाती है। वरना तो नॉर्मली आप देखो, आप CH Cl रीजन अगर डालोगे ह्यूमन में, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन में, तो 90% केसेस में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन 10% केसेस में वहां पर एंटीबॉडी बन जाती है। तो 10% केसेस इनकी वजह से आ रहा है, जो हमारे पास सब क्लासेस हैं या Cl रीजन में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस है उसकी वजह से, ठीक है। थर्ड है आइडियोटिक। जैसे आप लोगों ने बताया था कि जो है एक ह्यूमन की एंटीबॉडी, जब हम उसमें वेरिएबल रीजन भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे ह्यूमन में डाल देंगे तो वहां पर तो रिएक्शन आएंगी, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर हम इडियोटिपिक में आप इसको इडियट से ले सकते हो। इडियट का मतलब क्या है कि उसे डालना CH Cl था लेकिन वेरिएबल रीजन डाल दिया जिसकी वजह से आपकी रिएक्शंस आ गई। तो इसका जो रिस्पॉन्स है आप ह्यूमन में डाल लो या फिर ह्यूमन का वेरिएबल रीजन आप रैट में डाल लो, माउस में डाल लो, सब में रिएक्शन आ जाएगा क्योंकि वहां पर वेरिएबल रीजन है। और वेरिएबल रीजन में मैंने आपको बताया तो CDR प्रेजेंट होते हैं। इसकी फुल फॉर्म थी आपकी कॉम्प्लीमेंट डिटर्मिनेंट रीजन, ठीक है, जो कि आपका पहचानते हैं एंटीजन, ठीक है। तो ये केस आपका सेम स्पीसीज में भी हो जाएगा, डिफरेंट स्पीसीज में भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपका ओवरऑल जो है इंक्लूड कर देता हूँ अब तक जो हुआ है, क्योंकि आपका चैप्टर 2 आपका सेकंड था। तो सबसे पहले हमने नियोनेट में देखा था, 0 से 28 दिन का जो बच्चा है उसमें आपको IgM मिल रहा था, और मदर मिल्क से ये आपका फर्स्ट बेबी के अंदर बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। मदर मिल्क जो कोलेस्ट्रम है उससे IgG और आपका IgA जो है वो जाएगा, ठीक है। IgG आपको GIT में उसके रिसेप्टर्स हैं, तो जो भी आप वहां पर एंटीजन आएगा उसको प्रोटेक्शन देगा। IgG आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है वहां पर प्रोटेक्शन देगा। इसके बाद हमने मदर में बात की थी कि हम DPT टॉक्सोइड देते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वो होता है जो हमारी एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि एज ए एंटीजन की तरह आपका रिकॉग्नाइज होता है और जिसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनती है। इसमें हमने 3 केस पढ़े। आइसोटिपिक, आइसोटिपिक में हम CH Cl रीजन आपका ले रहे थे, सेम स्पीसीज में आपकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी लेकिन डिफरेंट स्पीसीज में आपकी रिएक्शन हो रही थी। फिर उसके बाद हमने एलोटाइप देखा। एलोटाइप में भी हमने CH Cl रीजन कंसिडर किया, लेकिन इसमें IgG और IgA और लैम्डा और कापा की वजह से आपकी रिएक्शन सेम स्पीसीज में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन केसेस ये सिर्फ 10% है, ठीक है। तो आप उसको एलिलोटाइप में बोलते हो। वहीं ईडियोटाइप में, जिसको मैंने इडियट करके आपको बताया था, वहां पे वेरिएबल रीजन हमने आपका ट्रांसफर कर दिया, जैसे VL और VH ट्रांसफर कर दिया। तो स्पीसीज चाहे सेम है या डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वहां पर एंटीबॉडीज बनेगी, ठीक है। ये इतना सा आपका सेकंड चैप्टर था, और इसमें दोनों में से एक बार क्वेश्चन डिप्थीरिया पे आया है, एक बार क्वेश्चन आपका मदर मिल्क पे आया है कि मदर मिल्क से कौन सी एंटीबॉडी जाती है। और इससे क्वेश्चन आपका 2022 के पेपर में था। ये आपका क्वेश्चन आई थिंक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।